हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 8 जनवरी करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आगामी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स सभी में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना चाहूँगा गाइस कि उत्तराखंड के अंदर आने वाले जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है और आरओ सचिवालय है, इसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। सग पंजा साहिब के ऊपर न्यूज़ आ रही है। GS1 से टॉपिक है, सिखिज़्म के ऊपर न्यूज़ है। तो 30 अक्टूबर 1922 में दो जो सिख थे उनकी मृत्यु हुई थी और कई सारे जो सिख प्रोटेस्टर्स थे, यानी कि जो सिख लोगों में जो प्रोटेस्टर्स थे, आंदोलनकारी थे, महिलाएं भी उसमें थी, उनको वो इंजर्ड हो गई थी, जख्मी हो गई थी हसन अब्दल रेलवे स्टेशन पे। आफ्टर द रेलवे अथॉरिटीज़ अंडर द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू स्टॉप द ट्रेन फेरिंग सिख प्रिजनर्स फ्रॉम अमृतसर टू अटोक। अब देखिए, अमृतसर तो भारत में है, अटोक पाकिस्तान के अंदर है, जो आज का पाकिस्तान है। तो अमृतसर से अटोक जाने वाली एक ट्रेन उस टाइम पे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी 1922 के आसपास, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उस ट्रेन को एक स्टेशन पे रोका जाना चाहिए, हसन अब्दल रेलवे स्टेशन पे उसको रोका जाना चाहिए। जबकि और उसमें कौन थे, उसमें जो सिख कैदी थे वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे अमृतसर से अटोक जाने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश रेलवे ऑफिशियल्स थे और पुलिस थी, उन्होंने मना कर दिया कि ये ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकेगी। द सिख फ्रॉम नियर बाय पंजा साहिब वांटेड टू सर्व लंगर। अब सिख क्या चाहते थे कि उनको कम्युनिटी जो किचन फूड होता है, यानी कि जो प्रसाद के रूप में जो खाना खिलाया जाता है, वो उन कैदियों को खिलाया जाना चाहिए, टू द सिख प्रिजनर्स, बट वर टोल्ड बाय द स्टेशन मास्टर एट हसन अब्दुल स्टेशन दैट द ट्रेन वुड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें सिख प्रिजनर्स को खाना खिलाना है, इस वजह से ट्रेन रोकी जानी चाहिए, लेकिन जो वहाँ का स्टेशन मास्टर था उसने मना कर दिया। इन प्रोटेस्ट सिख स्क्वैटेड ऑन द रेलवे ट्रैक, यानी कि वो स्क्वैट करने का मतलब होता है कि वो बैठ गए रेलवे ट्रैक पे। और इतना होने के बावजूद, जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि भारत में जब प्रोटेस्ट होता है तो लोग रेलवे की पटरियों पे बैठ जाते हैं। तो ब्रिटिश के टाइम पे और आज के टाइम पे क्या डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है कि लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए उस टाइम पे भी रेलवे ट्रैक्स पे बैठा करते थे, आज भी रेलवे ट्रैक्स पे बैठते हैं। डिफरेंस ये है कि आज अगर कोई विरोध में, आंदोलन में रेलवे ट्रैक्स पे बैठता है तो उसके ऊपर ट्रेन नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन चढ़ा दी गई, कई लोग इसमें मृत्यु हो गई कई लोगों की। तो प्रोटेस्ट में देखें तो सिख स्क्वैटेड ऑन द रेलवे ट्रैक्स एंड एज द ट्रेन अप्रोच्ड द सिख्स हु वर डिटरमाइंड टू हॉल्ट द ट्रेन कंटिन्यू टू स्टे पुट। यानी कि जो सिख चाहते थे कि ट्रेन रुके, लेकिन वो ट्रेन जब नहीं रुकी तो वो वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि उनको लंगर सर्व करना था। द ट्रेन फाइनली केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट बट ओनली आफ्टर क्रशिंग मैनी ऑफ सिख प्रोटेस्टर्स। यानी कि कई सारे सिख प्रोटेस्टर्स को जब वो क्रश करती हुई चली गई, उनके ऊपर से चढ़ती हुई चली गई, उसके बाद जाके वो ट्रेन रुकी, जिसमें दो जो थे, भाई करम सिंह और भाई प्रताप सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से बोथ सिक्स आर हेल्ड एज मार्टियर्स, उनको मार्टियर घोषित किया गया ऑफ सख पंज साहिब हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ सिक्स। यानी कि जो सिखों की राइट्स के लिए इन्होंने अपनी जान दी, तब से उनको मार्टियर कहा जाने लगा। तो वो सिख प्रिजनर्स कौन थे, अगर हम देखें जो ट्रेन में जा रहे थे, तो जो रूट है हसन अब्दल रेल मैसेकर का, लाई इन अनदर सिख मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश
गुरु का बाग मोर्चा ऑफ अमृतसर। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में गुरु का बाग मोर्चा एक जगह हुआ करती थी अमृतसर में, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट की वजह से कुछ लोग कैदी बने और वो कैदी जो थे अमृतसर से अटक ले जाए जा रहे थे। 100 of Sikh were arrested by the British after they had launched a peaceful agitation against the arrest of 5 Sikh who had axed trees from the land of Gurudwara Guru Ka Bagh to use as wood for cooking langar in अगस्त 1922। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक बाग में से लकड़ियाँ काटी गई थी कुछ सिखों के द्वारा, जिससे कि वो चाहते थे उस लकड़ी को काट कर हम चूल्हे में लगाएंगे जिससे कि लोगों के लिए खाना बनेगा। तो इस चीज़ में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि वो गुरुद्वारे की ज़मीन से लकड़ियाँ चुरा रहे हैं, इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके ऊपर सारी कहानी वहाँ पे ये चलती रहती है। नेक्स्ट आती है न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कि ये गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है ये कहाँ है, कैसे है, उसका क्या इस टाइम पे अगर हम देखें तो क्या उसका सिग्निफिकेंस है भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान जिसको जीबी भी कहा जाता है, ये सबसे ऊपर की नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है जिसको एडमिनिस्टर कर रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान। भारत का जब नया नक्शा निकाला गया 2019 में 2020 में, जब भारत का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया पॉलिटिकल मैप में, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो अब जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है वो किसके अंदर आता है, वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर वो दिखाई देता है। तो गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है जो पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है, प्रोवाइडिंग द कंट्रीज ओनली टेरिटोरियल फ्रंट, ये कंट्री का एकमात्र टेरिटोरियल फ्रंट है, एंड दस अ लैंड रूट विथ चाइना, और सीधा वहाँ से चाइना से रूट लगता है जहाँ पे वो चाइना के शिनजियांग रीजन को छूता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के वेस्ट में अगर हम देखें अफगानिस्तान है, साउथ में पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ईस्ट में यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भारत की टेरिटरी है, भारत उसको अपनी टेरिटरी बताता आया है, और पहले वो जम्मू कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर राजा महाराजा हरी सिंह के टाइम पे, उनके टाइम पे वो उसी का एरिया हुआ करता था। दैट एक्सीडेड टू इंडिया इन फुल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत में मर्ज हो ही गया था। एंड विच हैज़ बीन अंडर इलीगल पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन, और अगर अभी देखें तो वो अभी इलीगली पाकिस्तानी के अंडर है, पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के अंडर है। इस क्षेत्र का कुछ इतिहास देखें तो गिलगित वॉज द पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये हमें पता चल ही गया है कि गिलगित जो है वो जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राजशाही घराना हुआ करता था, उसका हिस्सा था। बट इट वॉज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश, लेकिन वो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जा रहा था, हु हैड टेकन इट ऑन लीज इन 1935 फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। ब्रिटिशर्स ने 1935 में उसको महाराजा हरि सिंह से लीज पे लिया था उस एरिया को, द हिंदू रूलर ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। महाराजा हरि सिंह कौन थे, वो एक हिंदू रूलर थे जो अगर हम देखें तो जो मुस्लिम बहुल्य राज्य हुआ करता था कश्मीर का, तो जो जनता थी वो तो मुस्लिम बहुल्य थी, और लेकिन जो राजा था वो हिंदू हुआ करता था। 22 अक्टूबर 1947 में जो महाराजा हरि सिंह थे डिथरिंग ऑन एक्सेशन टू इंडिया, पश्तून ट्राइबल मैन मिलिशिया मैन, ये हमें पता ही है कि वहाँ पर आज़ादी के बाद जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने चाहा कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है जब वो पीसफुली उनसे नहीं मिल पाया है तो ज़बरदस्ती उसको लेंगे। तो वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी उसने जो कुछ ट्राइबल लोग थे उनको वहाँ पे भेजा गया और उन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसको ऑपरेशन गुलमर्ग भी कहा जाता है। ऑन द वे जो लश्कर थे एंगेज्ड इन मैसिव प्लंडर एंड लूटिंग इन बारामूला में उन्होंने बहुत तबाही मचाई। हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। उस टाइम पे हरि सिंह मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में आखिरकार जब उनको लगा कि अब बस वो थोड़ी ही दूर रह गए हैं कश्मीर से, तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर ही दिया। इंडियन आर्मी उसके बाद कश्मीर जाती है और पूरा ऑपरेशन होता है, पाकिस्तानी इन्वेटर्स को हटाया जाता है, भारत वहाँ पे जीतता है। गिलगित में अगर हम देखें तो एक रिबेलियन होता है हरि सिंह के खिलाफ। 1 नवंबर को एक लोकल पॉलिटिकल आउटफिट थी जिसको रिवॉल्यूशनरी काउंसिल कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान का, उसने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक स्वतंत्र राज्य है और वो किसी के अंडर नहीं है। 15 नवंबर को इस ग्रुप ने डिक्लेयर किया कि इट वाज एक्सीडिंग टू पाकिस्तान। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो अब पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, विच एक्सेप्टेड द एक्शन। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो उसको एक्सेप्ट करता ही, और उन्होंने अनाउंस किया दैट द रीजन वुड बी गवर्न अंडर द फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। कि एक फ्रंटियर क्राइम्स, फ्रंटियर का मतलब होता है जब भी कोई बाउंड्री होती है उसको फ्रंटियर कहा जाता है। अ लॉ दैट द ब्रिटिश हैड प्रोमलगेटेड
टू कीप कंट्रोल ओवर द रेस्ट्रिक्टिव ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम्पायर। ब्रिटिश ने रेज की एक स्मॉल फोर्स जिसको गिलगित स्काउट्स कहा जाता है इस क्षेत्र के लिए। उनकी जॉब थी कि जो गिलगित का एरिया था उसको सुरक्षा प्रोवाइड करनी थी, ऑस्टेंसिवली ऑन बिहाफ ऑफ द महाराजा। ऑस्टेंसिवली का मतलब है कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि महाराजा के तरफ से हो रहा है काम, लेकिन उसका रियल पर्पस ये था कि ब्रिटिशर्स की हेल्प करवानी थी, ब्रिटिशर्स को अपनी हेल्प करवानी थी किससे, वहाँ के लोगों से, जिससे कि उस रीजन को अच्छे से वो एडमिनिस्टर कर पाए। विच ले ऑन द फ्रंटियर ऑफ वॉट वॉज देन द सोवियत ब्रिटिश ग्रेट गेम टेरिटरी। अगस्त 1947 की बात करें, जब भारत आज़ाद होता है, आफ्टर द ब्रिटिश रिटर्न गिलगित टू हरि सिंह, महाराजा सेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव। जब अगस्त 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद ब्रिटिशर्स ने गिलगित को हरि सिंह को लौटाया, तो महाराजा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे ब्रिगेडियर घनसार सिंह, उनको गवर्नर ऑफ गिलगित बना के भेजा। लेकिन जो गिलगित स्काउट्स थे हु वर लेड बाय अ ब्रिटिश मेजर नेम्ड विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन रोजन रिबेलियन, लेकिन जो गिलगित स्काउट्स थे जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश के मेजर थे विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन, उनके अंडर थे, वे जो है रिबेलियन में खड़े हो गए, विद्रोह में खड़े हो गए। 1 नवंबर 1947 को मेजर ब्राउन टुक गवर्नर घनसार सिंह इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी, उनको कस्टडी में ले लिया गया घनसार सिंह को, एंड रेज्ड द पाकिस्तानी फ्लैग एट हिज हेडक्वार्टर्स, और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहरा दिया गया। गिलगित स्काउट्स देन मूव्ड टू टेक ओवर बल्तिस्तान, फिर गिलगित के बाद वो बल्तिस्तान भी गए जो कि पार्ट हुआ करता था लद्दाख का उस समय पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं हुआ करता था, गिलगित जम्मू कश्मीर में आया करता था और बल्तिस्तान जो है वो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था। एंड कैप्चर्ड स्कर्दू, कारगिल एंड द्रास। इंडियन फोर्सेस हाउएवर, उन्होंने कारगिल और द्रास तो अगस्त 1948 में जीत ही लिया था, बाकी ये जो एरिया था बल्तिस्तान का, ये एरिया नहीं जीत पाए थे। फॉलोइंग द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ऑफ जनवरी 1, 1949, पाकिस्तान ने ये कहा, एग्रीमेंट में आया विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर पार्ट्स दैट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी ट्रूप्स। उसके बाद वो पाकिस्तानी ट्रूप्स के पास वो एरिया चला ही गया था। इस एग्रीमेंट के तहत कहा गया दैट द AJK यानी कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ऑल्सो सीडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टू पाकिस्तान। इस रीजन का करंट स्टेटस क्या है अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान का फेट है टू दैट ऑफ कश्मीर, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन POK। गिलगित बल्तिस्तान का जो उसके यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो अलग है एज कंपेरिजन टू POK से। POK में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, गिलगित बल्तिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है। POK का अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइल POK हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट्स आउट इट्स पावर एंड देयर लिमिट्स वीज़ा वी पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का अपना संविधान है और उसके पास अपनी पावर्स हैं, किसके रेस्पेक्ट में, पाकिस्तान के संविधान के रेस्पेक्ट में। और गिलगित बल्तिस्तान हैज़ बिन रूल्ड मोस्टली बाय एग्जीक्यूटिव फिएट, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को तो सीधे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सीधे गवर्न किया जाता है। 2009 तक इसको नॉर्दर्न एरियाज़ कहा जाता था। इट गॉट इट्स प्रेजेंट नेम ओनली विद द गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009। बाद में पहले तो इसको नॉर्दर्न एरियाज ही कहा जा रहा था बहुत टाइम से, 47 से लेके अब तक 2009 तक। फिर 2009 में इसके लिए एक एक्ट लाया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2009 लाया जाता है, जिसने नॉर्दर्न एरियाज़ को ख़त्म करके गिलगित बल्तिस्तान उसका नाम दे दिया गया। अब जो ये नॉर्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, ये एक इलेक्टेड बॉडी हुआ करती थी, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई एक बॉडी होती थी, लेकिन बट नो मोर देन एन एडवाइजरी रोल टू द मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स। लेकिन इसका काम सिर्फ कितना था कि एक एडवाइजरी का रोल प्ले करती थी, कि ये एडवाइस देती थी जो मिनिस्टर कश्मीर के अफेयर्स के लिए और नॉर्दर्न एरियाज़ के अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, और जो इस्लामाबाद में बैठा करता था उसको ये क्या करा करती थी, उसको दिशा निर्देश, या उसको आप दिशा निर्देश ना क्या क्या कहते हो कि उसको एडवाइस दिया करती थी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इज़ ओनली अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर 24 लोग डायरेक्टली इलेक्ट हुआ करते थे और 9 नॉमिनेट हुआ करते थे। नेक्स्ट आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है डीप फेक टेक्नोलॉजी। तब नई टेक्नोलॉजी आई है डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो हाउ एंड वाई चाइना इज़ प्लानिंग टू रेगुलेट इट। अब चाइना के ऊपर बात आ रही है कि चाइना इसको किस तरह से रेगुलेट करने की बात कर रहा है। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना का, जो कि देश का यानी कि चाइना का साइबर स्पेस वॉचडॉग है, इज रोलिंग आउट न्यू रेगुलेशंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 10 जनवरी टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी एंड कर्ब डिसइंफॉर्मेशन। यानी कि जो गलत सूचनाएं, अफवाहें फैलती हैं किसी भी देश में, कहीं किसी भी समाज में,
तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए उसके ऊपर चाइना जो है काम कर रहा है। डीप सिंथेसिस, अब डीप सिंथेसिस का मतलब क्या है? इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डीप लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू जनरेट टेक्स्ट, यानी कि हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि उससे टेक्स्ट भी जनरेट हो, कुछ इमेजेस यानी कि फ़ोटोज़ भी जनरेट हों, कुछ आवाज़ भी आए ऑडियो और कुछ वीडियो भी आए। वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज डीप फेक्स। इस डीप सिंथेसिस जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो सबसे नोटोरियस अगर हम देखें, सबसे नेगेटिव जो रूप में जो जिस चीज़ में इसको यूज़ किया जा रहा है वो है डीप फेक, वेयर सिंथेटिक मीडिया इज़ यूज्ड टू स्वैप द फेस और वॉइस ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर। ये डीप फेक के साथ क्या हो रहा है कि मीडिया को हम सिंथेटिक मीडिया को हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं बोल कोई और रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी और की आवाज़ आने लगेगी, या फिर किसी और का फेस वहाँ पे लगा दिया जाएगा, यानी कि आपका, यानी कि जो मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन की अगर फ़ोटो किसी गलत काम में लगा दी जाए तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ने ये गलत काम किया है, जबकि उसने तो वो काम किया भी नहीं था। डीप फेक आर गेटिंग हार्डर टू डिटेक्ट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये पकड़ पाना भी, ये डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इट इज़ यूज्ड टू जनरेट सेलिब्रिटी पॉर्न वीडियोस। अब सेलिब्रिटी की पॉर्न वीडियोस बनानी है, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कर तो कोई और रहा था, पॉर्न वीडियोस कोई और बना रहा था, लेकिन वहाँ पे सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगा दी गई है। प्रोड्यूस फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़ बनानी थी। कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड, अब फाइनेंशियली आपने फ्रॉड कर दिया। अब हो सकता है कि वो फ्रॉड किसी और पर्सन ने किया हो, लेकिन अगर हम भारत की या किसी भी देश की कोई प्रतिष्ठित जो हस्ती है, यानी कि पर्सनैलिटी हैं, उनकी फ़ोटो वहाँ लगा देंगे, इसका फेस दिखाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे इस पर्सन ने गलत काम किया है, जबकि वो पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व था ही नहीं। अब अंडर द गाइडलाइंस ऑफ चाइनाज न्यू रूल्स, कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी मस्ट फर्स्ट रिसीव कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स बिफोर दे एडिट देयर वॉइस और इमेज। तो अब ये कहा जा रहा है कि नई ये जो टेक्नोलॉजी है, चाइना की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं वो ये है कि आप जिस पर्सन की फ़ोटो या ऑडियो को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले आप उससे परमिशन लेंगे, अगर वो अलाउ कर देगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो डीप फेक क्या है? ये कंपाइलेशन है आर्टिफिशियल इमेजेस का और ऑडियो का, पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस अ रियल पर्सनस अपीयरेंस, वॉइस, या दोनों चीज़ें। इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कुछ उन लोगों को भी बना सकती है जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि है ही नहीं, या ये कुछ लोगों से ऐसे काम भी करवा सकती है टेक्नोलॉजी जो काम वो असलियत में ना करते हों, असली भी ज़िंदगी में वो काम ना नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ और, क्योंकि असली में तो कोई और ही कर रहा है, सिर्फ वहाँ पे तो उसकी फ़ोटो लगाई गई है। जो टर्म है डीप फेक ओरिजिनेटेड इन 2017, जहाँ पे एक एनोनिमस रेडिट यूज़र थे, उसने अपने आप को डीप फेक्स बताया था। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, जो स्टूडेंट भी, जो कैंडिडेट थोड़ी बहुत जिसने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी है, वहाँ पे वो इजीली समझ जाएगा कि हॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं या दिखाती हैं इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। दिस यूज़र मैनिपुलेटेड गूगल्स ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। वीडियोस को डॉक्टर्ड किया गया, डॉक्टर का मतलब है यहाँ पे उनको कुछ काटा वाटा गया, यानी कि उसमें से कुछ गलत चीज़ें दिखाई गई, जिसका टेक्निक का जो नाम था वो था फेस स्वैपिंग, यानी फेस को स्वैप कर दिया गया। जो यूज़र थे, डीप फेक्स रिप्लेस्ड रियल फेसेस विद सेलिब्रिटी फेसेस, की जो असली चेहरे थे उनकी जगह किसी सेलिब्रिटी के चेहरे लगा दिए गए, और कुछ ऐसा दिखाया गया होगा कि ये गलत काम है या जो भी काम है वो कोई सेलिब्रिटी कर रहा है, ना कि कोई नॉर्मल आदमी। डीप फेक टेक्नोलॉजी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पसेस, यानी गलत कामों के लिए उसको दिखाया यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि स्कैम करने के लिए, हॉक्सेस के लिए, या यानी कि झांसे में फंसाने के लिए, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी है, फिर इलेक्शन में कुछ मैनिपुलेशन लाना है, सोशल इंजीनियरिंग है, और भी कई सारे काम हैं जिसके लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि 2 भारतीय और बीचेस को ब्लू फ्लैग का टैग मिल गया है। तो 2 बीचेस हैं लक्षद्वीप के जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिला है, यानी कि ये दुनिया के एलीट लिस्ट में आ गई है मोस्ट इको फ्रेंडली बीचेस में से। तो भारत में अब 12 ब्लू बीचेस हो गए हैं, पहले 10 हुआ करते थे, अब 2 और जुड़ गए हैं, तो 12 हो गए हैं। ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम है ये कौन चलाता है? ये डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास के लिए जो गोल्स हैं उन पे इनको काम करना है। अकॉर्डिंग टू FEE, आइकॉनिक ब्लू फ्लैग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड्स फॉर बीचेस। तो बीच हुए, मरीना हुए या बोटिंग टूरिज्म है, उनके लिए ब्लू फ्लैग का टैग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग से वहाँ पर जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो बीचेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ होंगे। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द ब्लू फ्लैग एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया लाया जाता है। अगर कोई बीच उसको फुलफिल कर पाता है तभी वो इस लिस्ट में आ पाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। ब्लू फ्लैग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1987 में। यूरोप के अंदर इसको शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था या शुरू किया गया था। 5000 बीचेस जो हैं पूरी दुनिया में, अगर हम देखें 48 देशों के अंदर, उनको ब्लू फ्लैग का टैग मिल चुका है। मरीना क्या होता है? एक मरीना जो होता है स्मॉल हार्बर होता है जहाँ पे जो छोटी बोट्स होती हैं, याच होती हैं, वो रुकती हैं, उनको मरीना बोला जाता है। सर्टिफिकेशन इज़ गिवन बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी। तो एक इंटरनेशनली एक ज्यूरी बैठती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 20 लोगों की एक टीम बैठेगी, वो डिसीजन लेंगे, जिसके अंदर UNEP से मेंबर होंगे, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, IUCN के मेंबर होंगे और FEE के मेंबर तो होंगे ही होंगे। जो नए 2 बीचेस हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है मिनिकॉय थुंडी बीच और एक है कदमात बीच, दोनों के दोनों लक्षद्वीप के हैं। दूसरे 10 और बीचेस कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। एक है शिवराजपुर, गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में। फिर है घोगला, ये दीव में है। कासरकोड, ये उत्तर कनाडा में है। कनाडा मतलब वो कनाडा देश नहीं, कन्नड़ वाला, यानी कि पदुबिद्री, ये उडुपी में है, केरला कर्नाटका में। फिर कप्पड़ बीच है केरला का। ईडन बीच है पुडुचेरी का। कोवलम है चेन्नई तमिलनाडु में। ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम में पड़ता है आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच है पुरी उड़ीसा में। राधानगर बीच है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस से न्यूज़ आती है। आर्मी की ओल्डेस्ट रेजिमेंट की बात की जा रही है, जिसको प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहा जाता है, यानी कि जो भारत के प्रेसिडेंट की जो बॉडीगार्ड हैं उनको भारत की आर्मी की ओल्डेस्ट रेजिमेंट कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, हैविंग बीन रेज्ड एट द गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड। इसको गवर्नर जनरल की बॉडीगार्ड के रूप में उस टाइम पे 1773 में जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। जो रेजिमेंट थी इसको बनारस में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके लिए जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे उसके रूप में इनको स्टार्ट किया गया था और आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ 50 लोगों की थी। 50 हैंडपिक्ड कैवलरी ट्रूपर्स थे मुगल हॉर्स के उस टाइम पे, विच वॉज रेज्ड बाय 2 लोकल सरदार्स इन 1760। और बाद में इसमें 50 घुड़सवार आ गए और ये अपने आप में जो बेस्ट सोल्जर्स होते हैं उनमें से एक होते हैं। तो 27 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो रेजिमेंट वाज रीनेम्ड द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। 1950 में इसको प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कह दिया गया, क्योंकि वाइसरॉयज बॉडीगार्ड चल रहा था, उसके बाद प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कह दिया गया इसको। टुडे द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज अ माउंटेड यूनिट, यानी कि कंप्राइजिंग अ सिलेक्ट बॉडी ऑफ हैंड पिक्ड मैन, यानी बहुत ही चुनिंदा लोग इसके अंदर आते हैं विद स्पेशल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जिनके अंदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो शारीरिक क्षमता है वो भी उनकी बहुत अच्छी होती है। दे आर चूजन आफ्टर अ रिगरस एंड फिजिकली ग्रूलिंग प्रोसेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद उनको चुना जाता है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैज़ सीन वॉर टाइम ड्यूटी, ऐसा भी होता है कि उन्होंने युद्ध में काम किया हुआ होता है। एंड अ डिटैचमेंट करेंटली सर्व्स ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर तक में उन्होंने काम किया हुआ होता है। इट्स मैन हैव सर्व्ड विद द IPKF इन श्रीलंका, और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका मिशन गया था 1989 में, उसमें भी काम किया हुआ है। UN पीस कीपिंग मिशन में जिन्होंने काम किया हुआ होता है। इस तरह से मिलकर एक कंटिंजेंट बनती है जो प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड होती है। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं, इनको देख लेते हैं। तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर एक शहर है, वो बीड़ी रोलिंग के लिए हब है, यानी कि भारत में जो बीड़ियाँ बनती हैं जो लोग बड़े चाव से पीते हैं वो भारत में मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में खासकर बनती है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन द लेबर मिनिस्ट्रीज ई-श्रम पोर्टल, 21 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो टबैको सेक्टर में बीड़ी बनाने का काम करते हैं। 12 लाख उनमें से कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और आधे तो उसमें से किस में है? सिर्फ इसी ज़िले में है, मुर्शिदाबाद ज़िले में। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रेस किया है लॉन्च ऑफ नेशनल कैंपेन ऑन राइज, यानी कि राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ये ब्रह्म कुमारी इसका एक फंक्शन हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये ब्रह्म कुमारी इसका फंक्शन? ये ब्रह्म कुमारी इसका फंक्शन माउंट आबू में हुआ है, राजस्थान के अंदर।
पीएम ने लॉर्ड कहा है राइनो कंजर्वेशन एफर्ट्स को, यानी कि तारीफ़ करी है राइनो कंजर्वेशन एफर्ट्स की, जब ये देखा गया है कि 2022 में एक भी इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे जो वन हॉर्न राइनोसरस है, यानी कि एक सींग वाले गेंडा है, उसकी पोचिंग की न्यूज़ आई हो। उनकी पोचिंग जो है रुक गई है। 2022 में एक भी न्यूज़ पोचिंग की नहीं आई है। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो आधार कार्ड देता है, उसने अब कहा है कि अब हेड ऑफ फैमिली के बेसिस पे ऑनलाइन एड्रेस अपडेट हो जाएगा, किसमें, आधार में। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने 350 मिलियन लोन का एक लोन साइन किया है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। 350 मिलियन लोन साइन किया गया है चेन्नई में मेट्रो रेल बनाने के लिए, और $220 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है त्रिपुरा के पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। 300 मिलियन का लोन लिया गया है असम में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम पासपोर्ट देखें कि किस राज्य के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पासपोर्ट है, तो वो केरला है। तो केरला टॉप करता है पूरे देश भर में, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो है वो किसी राज्य में मिलेंगे, केरला में मिलेंगे। तो इंडियंस जो हैं 22 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा उनको चाहिए ही नहीं, बिना वीज़ा के उन 22 देशों में जा सकते हैं पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। कल्चर ऑर्गेनाइजेज स्वर धरोहर फेस्टिवल, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, इसका नाम है स्वर धरोहर फेस्टिवल, जिससे कि आइकॉनिक आर्ट और कल्चर, रिच लिटरेरी आर्ट और हेरिटेज जो है भारतीय राज्यों की, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है और 3 दिन का स्वर धरोहर फेस्टिवल कलंजलि के अंडर उन्होंने इनॉग्रेट किया था। फिर पीएम ने बहुत खुशी दिखाई है कि भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जिसको हम गूगल पे, फ़ोनपे से जो यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, यूपीआई जो पेमेंट्स करते हैं, तो 782 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं दिसंबर 2022 के अंदर, जिसकी टोटल कीमत रही है 12.8 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर पूरे भारत में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बनने पे लूला डा सिल्वा को, कि वो प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के, और उन्होंने वहाँ पे शपथ ली है। एयर सुविधा पोर्टल स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2023 से। इंटरनेशनल डे जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये कब होता है, 3 दिसंबर को होता है। भारतीय नेवी दिवस ये कब होता है, ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। पहली शेरपा मीटिंग जो हुई है भारत में G20 की, वो उदयपुर राजस्थान में हुई है। और जो जल सांझी आर्ट है, ये अपने आप में एक 300 साल पुरानी आर्ट है और राजस्थानी आर्ट है। फ्रॉम वेयर द कैनवास इज़ द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के सरफेस पे पेंटिंग इसमें की जाती है। इंटरनेशनल चीता डे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर को मनाया गया। और नितिन गडकरी जी ने, जो कि हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने महा मेट्रो एंड अचीविंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन नागपुर बाय कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट विद हाईवे फ्लाईओवर एंड मेट्रो रेल सपोर्टेड ऑन अ सिंगल कॉलम। तो एक ही कॉलम पे 3.14 किलोमीटर का लंबा एक डबल डेकर वायाडक्ट उन्होंने वहाँ पे बनाया है। उसके लिए उनको क्या मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। और अर्जेंटीना से न्यूज़ आ रही थी, जब कतर का जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वहाँ पे अर्जेंटीना जो है उसमें जीती है। तो बिजुएल्ड लुसैल स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि कौन सा स्टेडियम था जहाँ पर कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो लुसैल स्टेडियम था। लायनल मेसी और एम्बापे, यानी कि जो दूसरी टीम के थे, फ्रांस की टीम के थे, स्टैंड आउट स्टार्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, स्कोर 2 and 3 गोल्स रेस्पेक्टिवली टू डिलीवर अ मेमोरेबल फाइनल। अर्जेंटीना के जो 36 ईयर का वेट था वो फाइनली ओवर हुआ है। 4-2 से उन्होंने जीत हासिल की है अपनी जो दूसरी टीम थी, प्रतिद्वंदी जो उनकी टीम थी, उनके खिलाफ। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।